हेलो 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 एवरीवन। यदि आप सीए करना चाहते हैं या आपके परिवार में कोई सीए करना चाहता है या आपके जानने वालों में कोई सीए करना चाहता है या फिर आप सिर्फ जानना चाहते हैं कि सीए क्या होता है, कैसे होता है और सीए के बारे में पूरी जानकारी A to Z इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके अंदर हम जिन बातों के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले मैं आपको उसका इंडेक्स दिखाता हूं। दोस्तों, हम बात करेंगे कि सीए होता क्या है, व्हाट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एलिजिबिलिटी, कौन इसको कर सकता है, एज रिक्वायरमेंट्स, मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है सीए करने की, ड्यूरेशन, कितने साल में या कितने महीनों में यह पूरा हो जाता है, फी स्ट्रक्चर, कितने पैसे खर्च होंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने में, लेवल्स या स्टेजेस। लेवल्स और स्टेजेस का मतलब है कि कितने लेवल्स में यह एग्जाम होता है, क्योंकि आप दूसरे लेवल पर तभी पहुंचेंगे जब आप पहला क्लियर कर लें, तो सारे स्टेजेस आपको पता होने चाहिए। सिलेबस क्या है इस कोर्स का, इसके अंदर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, एग्जाम पैटर्न, साल में कितने बार एग्जाम होता है, एक बार या एक से ज्यादा बार, उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं या ऑब्जेक्टिव, ये सब कुछ हम यहां पर देखेंगे। बेस्ट कॉलेज, बहुत सवाल आते हैं इस बात के बारे में कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कौन से कॉलेज से कर रहे हो, तो बेस्ट कॉलेज सीए का कौन सा है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितने अटेम्प्ट्स में चार्टर्ड अकाउंटेंसी की लिमिट है, मतलब जैसे हम देखते हैं कि सिविल सर्विसेज में लिमिट होती है कि इतने अटेम्प्ट के बाद अब आप दोबारा नहीं अपीयर कर सकते, तो यहां पर कितने अटेम्प्ट मिलते हैं। इंटर्नशिप, ट्रेनिंग या आर्टिकलशिप, ये अलग अलग नाम से लोग इसको बुलाते हैं, चाहे आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कह लीजिए, आर्टिकलशिप कह लीजिए, इंटर्नशिप कह लीजिए, एक ही बात है। तो सीए कोर्स में कितने साल की ट्रेनिंग होती है, कहां वो ट्रेनिंग करते हैं, पैसे मिलते हैं उसमें कि नहीं मिलते, क्या काम सीखते हैं, वो सब कुछ। और करियर ऑप्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी बनने के बाद हमारे लाइफ में जो करियर ऑप्शंस है वो क्या है। दोस्तों, हम करियर ऑप्शंस की बात करेंगे, एग्जैक्ट अर्निंग्स की नहीं। एग्जैक्ट अर्निंग्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पर हमारी अलग वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहां पर अब स्टेप वाइज हम एक एक करके आगे बढ़ाएंगे। जिस सीरियल ऑर्डर में यहां पर आपको ये 12 टॉपिक नजर आ रहे होंगे, इसी सीरियल ऑर्डर में हम एक एक करके इसको समझेंगे। ये पूरी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। कंसेप्ट की छोड़ो, यहां पर कोर्स की क्लैरिटी आपको हो जाएगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहला हम बात करते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी होती क्या है। जो व्यक्ति इस कोर्स को पास कर जाता है उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं, लेकिन कोर्स का नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कोर्स का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, राइट। चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम जो कोर्स बनाया गया है वो क्यों बनाया गया, ताकि आप एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल बन सकें। क्वालिफाइड प्रोफेशनल, दोस्तों, दो प्रकार के एग्जाम हमारे हिंदुस्तान में होते हैं, एक एकेडमिक और एक प्रोफेशनल। जो एकेडमिक एग्जाम्स हैं उसमें आप रेगुलर पढ़ाई करते चले जाते हो, जैसे आपने स्कूल्स में करी, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, वो एकेडमिक्स है। लेकिन यहां जब प्रोफेशनल की बात करते हैं तो हम स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं। प्रोफेशनल एग्जाम में आपके कॉम्पिटेंस बिल्ड करी जाती है। प्रोफेशनल एग्जाम में आपको जॉब रेडी बनाया जाता है, आपको मार्केट रेडी बनाया जाता है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप रेडी बनाया जाता है, आपको अर्निंग रेडी बनाया जाता है। यहां पर जब आप प्रोफेशनल एग्जाम पास कर लेंगे तो जो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी वो नॉर्मल अलग एग्जाम्स में अक्सर नहीं पाई जाती। ये एक डिग्री एग्जाम है, इसको कोई डिप्लोमा या पीजी डिप्लोमा मत समझिए। ये एक डिग्री एग्जाम है, इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट। मतलब अगर आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली तो फिर आप पीजी डिग्री के बराबर आ गए। पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल लोग पीएचडी करना चाहते हैं, तो अगर आप पीएचडी करना चाहेंगे तो आपको सीए के बाद अलग से कोई मास्टर्स डिग्री करने की जरूरत नहीं है। आपने सीए कर ली, फिर पीएचडी में आपको डायरेक्ट एंट्री मिल पाएगी। तो ये डिग्री एग्जाम है, ये कोई डिप्लोमा नहीं है। अगला यहां पर क्या लिखा है, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। दोस्तों, भारत की संसद ने एक कानून बनाकर इस एग्जाम को लॉन्च करा है, इस कोर्स को लॉन्च करा है। हमारे देश में एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया करती है, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, वो भारत की संसद ने निर्माण किया है उसका। मतलब किसी एबीसी पर्सन ने उसको नहीं ओपन करा,
ICAI नाम की सरकारी संस्था, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नाम की सरकारी संस्था इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। तो जब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया नाम की सरकारी संस्था इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है तो ये सवाल ही नहीं उठना चाहिए कि इसकी इंपॉर्टेंस है या नहीं। फिर उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसमें और जॉब मत करके इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं। अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का मतलब है कि आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे और वो सभी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को देंगे जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। वो टैक्स की हो गई, लॉ की हो गई, टैक्स के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इनकम टैक्स, GST और अलग अलग प्रकार के माइक्रो स्पेशलाइजेशन आजकल मौजूद है। अकाउंटेंसी हो गई, ऑडिटिंग हो गई, मैनेजमेंट कंसल्टिंग डिवीजन हो गया। सो देयर आर मल्टीपल एरियाज इन विच वी कैन प्रैक्टिस और वी कैन गो टू द जॉब। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कौन होते हैं? अपने एरिया के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। इनसे बेहतर ज्ञान और किसी के पास नहीं व्हेन इट कम्स टू अकाउंट्स, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस, व्हेन इट कम्स टू टैक्स, व्हेन इट कम्स टू कॉर्पोरेट लॉस, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस लॉस। तो इसलिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टाइज भी इनके पास होती है। एक बात मैं आपको बता दूं, आज जब हम 21वीं सदी में खड़े हैं, आज के जमाने में स्पेशलाइजेशन के साथ साथ माइक्रो स्पेशलाइजेशन का भी जमाना है। आपको ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स मिलेंगे, आपको ऐसी CA फर्म्स मिलेंगी विच डील ओनली इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। आपको ऐसे कुछ CA फर्म्स मिलेंगे जो केवल फॉरेंसिक ऑडिट में डील करते हैं। आपको ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स मिलेंगे जो सिर्फ इंटरनेशनल टैक्सेशन में डील करते हैं। तो वो उन्होंने माइक्रो स्पेशलाइजेशन चूज करी, उन्होंने अपने लिए एक निश क्रिएट करा, वो उनकी चॉइस है। लेकिन आपके पास एक डाइवर्स फील्ड है, आप बहुत सारे ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। विल टॉक अबाउट दैट इन द एंड। और एक बड़ा काम जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं वो है अश्योरेंस फंक्शन। अश्योरेंस फंक्शन मतलब कंपनी की बैलेंस शीट ऑडिट कौन कर रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट। इनकम टैक्स रिटर्न कौन ऑडिट कर रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तमाम प्रकार के सर्टिफिकेशंस पर सिग्नेचर और सील लगाकर ये अश्योरेंस देना कि हाँ ये डॉक्यूमेंट करेक्ट है, ये कौन कर रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोई भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट की ट्रांजैक्शन अगर मार्केट में होती है और वी नीड अश्योरेंस ऑन दैट, हु साइंस इट? चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। चलो, तो जो बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट इज CA है वो मैंने आपको दिया। इसके बाद हमारे सारे पॉइंट्स पर हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बेस्ट एस्पेक्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है एलिजिबिलिटी। कौन CA में एडमिशन ले सकता है, कौन चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम में अपीयर कर सकता है। यहां पर आप ध्यान से देख रहे होंगे 3 ऑप्शंस मैंने लिख रखे हैं। मतलब कहने का यह है कि 3 रास्ते हैं CA के अंदर एंटर करने के। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए यह बात बहुत फेमस है कि यहां पर अंदर आना आसान है और इसको क्लियर करके इस दरिया को तैर के बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और जो दूसरे क्लासिक कोर्सेज हैं लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, उसके लिए कहा जाता है कि उनमें एंटर करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल से आपको डॉक्टरी में एडमिशन मिलता है। बस एक बार अगर एंटर हो गए तो फिर तो आप डॉक्टर आगे बनेंगे ही अपनी मेहनत से, बिल्कुल। तो जो 3 रास्ते हैं तीनों आसान हैं, आप कोई सा भी रास्ता अपना सकते हैं। पहला रास्ता है 12th क्लास के बाद, ज्वाइन आफ्टर 12th क्लास। 12th क्लास के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स में 3 स्टेजेस का सामना करना पड़ता है। वैसे इन स्टेजेस के बारे में मैं डिटेल में अभी आपको बताऊंगा। पहली स्टेज का नाम है फाउंडेशन, दूसरी स्टेज का नाम है इंटर और तीसरी स्टेज का नाम है फाइनल। हम अभी तीनों स्टेजेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन वैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर हम यहां पर बात करें सिर्फ एलिजिबिलिटी की तो अभी हमें स्टेजेस की डिटेल में नहीं जाना। अभी बस हमें यह समझ लेना है कि जो 3 स्टेजेस होती हैं टोटल, वो सारी स्टेजेस आपको देनी पड़ेंगी अगर आप 12th के बाद आ जाते हो। हाँ, अगर आप 12th के बाद ग्रेजुएशन भी कर लेते हो तो वो एक स्टेज माफ हो जाती है। देखो, अगर आप 12th के बाद आते हो तो अपीयर एंड क्लियर 3 स्टेजेस। लेकिन अगर आप दूसरा ऑप्शन देखो तो 12th के बाद क्या करते हो लोग? ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों में से कोई भी आप कर लीजिए। मतलब कोई भी का मतलब चॉइस नहीं है, ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। मेरा कहने का मतलब है आप चाहे ग्रेजुएट हो, आप चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, इन दोनों को करने पर यह फायदा है, चाहे सिर्फ ग्रेजुएशन कर लीजिए तो भी माफी मिलेगी, PG कर लिया आपने तो और अच्छी बात है,
क्या माफी मिलेगी? 3 में से पहली स्टेज आपकी माफ हो जाएगी, 3 में से पहली स्टेज से आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। देखिए आप, ज्वाइन आफ्टर ग्रेजुएशन, यहां पर लिखा है अपीयर एंड क्लियर 2 स्टेजेस। तो आपने देखा एक स्टेज कम हो गई। भैया आप लोगों ने स्नातक की परीक्षा पास कर ली, परास्नातक की परीक्षा पास कर ली, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो गए आप, तो एक एग्जेम्पशन तो बनती है, एक माफी तो बनती है, एक चरण हमारे हाथ से हट गया, यही अच्छी बात है। लेकिन इसमें कंडीशन है दोस्तों, ग्रेजुएशन सोच समझकर होनी चाहिए, ग्रेजुएशन पूरी मेहनत से करनी है। ग्रेजुएशन के नंबर देखिए आप, अगर आप मिनिमम 55% नंबर लाए हैं, अगर आपने कॉमर्स ग्रेजुएशन करी है, तो ही आपको वो एक स्टेप की माफी मिलेगी। मतलब अगर आप चाहते हो कि 3 की जगह सिर्फ 2 स्टेजेस दूं, अगर आप चाहते हो कि जो पहली स्टेज है वो मेरे लिए माफ हो जाए, आप कह रहे हो कि मैंने तो ग्रेजुएशन करी है, मेरे को कुछ तो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, हाँ मिल जाएगा, पहली स्टेज तुम्हारे लिए माफ कर देंगे। लेकिन यह जरूरी है कि आपके ग्रेजुएशन में ओवरऑल परसेंटेज मिनिमम 55 होनी चाहिए अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, और मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए अगर आप अदर स्ट्रीम्स के ग्रेजुएट हैं, साइंस स्ट्रीम हो या आर्ट्स स्ट्रीम, इन दोनों में कम से कम 60% आपके नंबर आने चाहिए। और अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो 5% कम भी चलेगा, 55% मिनिमम मार्क्स होंगे, तभी आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगी कि आप एक लेवल मत दीजिए, फाउंडेशन लेवल जो पहला लेवल होता है वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये 2 रास्ते हुए, एक और रास्ता भी था, ऑप्शन 3। यहां पर क्या रास्ता है? यहां पर है ज्वाइन आफ्टर क्लियरिंग इंटरमीडिएट एग्जाम ऑफ सीएमए एंड सीएस। दोस्तों ये 2 भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, ये दोनों भी सरकार के द्वारा स्थापित संस्थाएं करवाती हैं। देयर आर 2 ऑर्गेनाइजेशंस अलाइक टू आईसीएआई, एक है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। तो आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया सीएस का कोर्स करवाता है कंडक्ट, और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएमएआई जो सीएमए का एग्जाम करवाता है। सीएमए को पहले आईसीडब्ल्यूए बोलते थे लोग, तो कभी आप लोगों ने पुराना नाम सुन रखा हो तो मैं आपको रेफरेंस के लिए बता दूं, जो आईसीडब्ल्यूए हुआ करता था वही अब सीएमए हो गया है। तो अगर आपने इन दोनों में से किसी प्रोफेशनल एग्जाम का कोई एक वो क्वालिफाइंग लेवल क्लियर कर लिया है, कोई एक कौन सा इंटरमीडिएट लेवल, ये देखिए, अगर आपने इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम पास कर रखा है, इन दोनों में भी ना एक्चुअली 3 स्टेजेस ही होती हैं। सीएमए के अंदर भी फाउंडेशन इंटर फाइनल होता है और कंपनी सेक्रेटरी के अंदर भी फाउंडेशन इंटर फाइनल होता है। अब पहले सीएस में फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल होता था, फिलहाल फाउंडेशन इंटर फाइनल ही होने लगा। तो दोबारा समझ लीजिए मैंने क्या कहा, इन 2 कोर्स में से किसी एक कोर्स का भी अगर आपने इंटर लेवल पास कर रखा है तो आप थोड़े समझदार हैं इंस्टीट्यूट की नजरों में। जो हमारे यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पहला लेवल होता है वो आपके लिए माफ हो जाएगा, अपीयर एंड क्लियर 2 स्टेजेस। तो 3 रास्ते रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप 12th क्लास के बाद आते हैं तो तीनों लेवल आपको देने पड़ेंगे, ग्रेजुएशन या पीजी के बाद आओगे तो 2 लेवल देने पड़ेंगे, और सीएमए या सीएस का इंटर लेवल पार करके आओगे तो भी आपको 2 लेवल ही देने पड़ेंगे। क्लियर हो गई बात? एलिजिबिलिटी समझ आ गई? एक बात अच्छी है कि अगर आप 12th के बाद सीए करने का प्लान कर रहे हो, या आपके फैमिली में कोई स्टूडेंट है जिसका आप प्लानिंग कर रहे हो एजुकेशन की कि उससे सीए करवाएंगे, कोई बच्चा या बच्ची, तो आप 10th क्लास में ही उसका एडमिशन करा सकते हो सीए में। आपको सुनकर हैरानी होगी बट ये सच है। जब बच्चा 10वीं क्लास में आता है, जब बच्चा 10th स्टैंडर्ड में होता है, उस 10th स्टैंडर्ड में ही आप सीए का एडमिशन करवा सकते हो, ताकि सीए की किताबें, सीए का कोर्स मटेरियल बच्चे के पास आ जाए। और जब वो 11th और 12th 2 साल अपनी तैयारी करेगा, उसी के साथ साथ वो सीए फाउंडेशन की भी तैयारी कर लेगा। सीए का पहला लेवल जिसको फाउंडेशन कहते हैं उसकी तैयारी भी कर लेगा। एग्जाम 12th के बाद ही होगा, एग्जाम नहीं कह रहा मैं 10th के बाद। 10th के बाद आई एम सेइंग एडमिशन आप पहले कर लोगे, 10th के अंदर ही आप कह रहे हो एडमिशन कर लोगे, ये भी पॉसिबल है। तो बस इसीलिए मैं कह रहा था ये वीडियो आप देखो, बहुत काम की है, ताकि पूरी प्लानिंग आप अपने बच्चों की कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट हैं और अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप अपने लिए ये प्लानिंग कर सकते हैं। चलो
अब देखते हैं अगला, एज रिक्वायरमेंट। क्या कोई लिमिट है कि भाई 30 के ऊपर वाला नहीं कर सकता, 18 के नीचे वाला नहीं कर सकता, 60 के बाद नहीं कर सकते, 70 से पहले पहले निपटा लो? कुछ नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, नो मैक्सिमम एज। तो फिर क्या चाहिए? केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, या तो 12th के बाद आ जाओ, या ग्रेजुएशन के बाद आ जाओ, या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आ जाओ, या CMA और CS का इंटर एग्जाम क्लियर करने के बाद आ जाओ। समझ आ गई जी बात आपको? वेरी गुड। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की। सबसे बड़ा सवाल बच्चों का यही रहता है, कितना समय लगेगा? और पेरेंट के लिए भी मैं कहना चाहूंगा, आपके मन में भी यह प्रश्न होगा कि बच्चा कितने साल में जाकर तैयार होगा। तैयार होने से मेरा मतलब है अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा। आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स आपसे कितने समय की मांग करता है, मैंने एक एक स्टेप वाइज अपने अपने अलग अलग स्टेप की ड्यूरेशन मैंने आपके सामने लिखी है। देखिए, मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं, उनके नाम लिखे हैं और फिर उसके नीचे टाइम लिखा है। तो मैंने कोई अंदाजा नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे कोई वेग या कोई रफ रिप्लाई आपको मैं नहीं दे रहा हूं। लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं ना, फिर भी अंदाजन बताइए कितना लगेगा। अंदाजन नहीं बता रहा मैं, एग्जैक्ट कंप्यूटेशन दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, सबसे पहले सीए के अंदर होता है फाउंडेशन एग्जाम, मिनिमम 4 महीने का समय चाहिए उसके लिए। ये वो टाइमलाइंस हैं जो सीए इंस्टीट्यूट ने प्रेस्क्राइब करी हैं। आज एडमिशन लोगे तो 4 महीने बाद आप फाउंडेशन का पेपर दे सकते हो। 8 महीने इंटर के एग्जाम के लिए, 1 महीने की एक आईटी ट्रेनिंग होती है, आईटी एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग इंटर के बाद, उसके लिए चाहिए आपको 1 महीना। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसको हम आर्टिकलशिप भी कहते हैं, इंटर्नशिप भी कहते हैं, 2 साल की होती है। ये कुछ ऑनलाइन सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने होते हैं। सीए का जो 3 लेवल मेजर हमने सुना ना, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, उन 3 लेवल्स के अलावा आपको 4 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो ऑनलाइन एग्जाम देना होता है उनका। ऑनलाइन मतलब आप अपने डिवाइस में, अपने लैपटॉप पे घर बैठे इसका एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आपको जो मेन एग्जाम सेंटर पे जाके देना है वो तो देना ही है, उसके अलावा ये कुछ ऑनलाइन मॉड्यूल्स भी आपको कवर करने। इस पे नाम ही ऐसा लिखा है, देखो, सेल्फ पेस्ड। मैं इनके बारे में भी अभी आपको डिटेल बताऊंगा। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है क्योंकि ये घर पर अपनी स्पीड से करने होते हैं। एडवांस्ड आईटी, यहां पर था आईटी ट्रेनिंग, यहां पर एडवांस्ड आईटी ट्रेनिंग एंड एमसीएस ट्रेनिंग। एमसीएस होता है मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये जो ट्रेनिंग है ये भी 1 महीने की होती है। और फाइनल एग्जाम 6 महीने के अंदर आपको देना होता है। जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर लेते हो उसके 6 महीने बाद एग्जाम होता है। ये सारा टाइमलाइन मैंने मिनिमम बनाया है। मिनिमम से मेरा मतलब है ईश्वर करे आप एक बार में क्लियर कर जाएं। अच्छे से मेहनत करोगे, हमारे साथ मेहनत करोगे, एक बार में क्लियर हो जाओगे। मैं तो एक बात बता रहा था, इन केस 1% ऐसा हो कि आप एक बार में क्लियर नहीं करते तो फिर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगेंगे, फिर ये टाइम आपका बढ़ जाएगा। अब आप इन सारे समय सीमाओं को जोड़ेंगे तो टोटल जो बनेगा वो बनेगा 44 महीने। जोड़ लीजिए आप, 4 महीने, 8 महीने, 1 महीना, 2 साल मतलब 24 महीने। इसमें तो कुछ है नहीं, 1 महीना और 6 महीने, तो 3 साल 8 महीने बने। 44 महीने या फिर 3 साल 8 महीने। सर अगर मैंने फाउंडेशन एग्जाम एग्जेम्प्ट कर लिया, मैं ग्रेजुएशन से आया तो क्या होगा? बस आप कहिए 4 महीने बचेंगे। अगर आप फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देते तो जो पहला लेवल है 4 महीने वाला, वो माफी मिलेगी आपको। बाकी किसी लेवल पर कोई माफी नहीं है। आप कितने बड़े धुरंधर ज्ञानी हो, आप एक्सपर्टाइज की खान हो, आपके अंदर से ज्ञान ऐसे बहता रहता हो हर पल, लेकिन अगर आपने सीए करना है तो ये 3 साल 8 महीने का पूरा कार्यकाल तो आपको निभाना ही पड़ेगा। किसी लेवल पर कोई माफी नहीं है किसी के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी से सबसे बड़ा कोर्स और सबसे भारी कोर्स करके आ जाओ, किसी प्रकार की कोई माफी नहीं है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं पैसों की। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जिस फीस की अब हम बात कर रहे हैं वो सरकार के द्वारा स्थापित, सरकार के द्वारा एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की फीस के बारे में बात कर रहे हैं।
We are talking about the fee to be taken by Institute of Chartered Accountants of India which conducts this exam. We are not talking about coaching centers. ठीक है, आप लोग हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ने के लिए हमें थोड़ा बहुत जो मेहनताना देंगे वो तो अलग है, राइट? ये वो पैसे हैं जो आप सरकार को देंगे। फाउंडेशन में 9,000 रुपए का एडमिशन फीस है। इंटर में 3 अलग अलग चीजों का कुल मिलाकर 18,000 रुपए फीस है। ये कुछ स्टूडेंट एक्टिविटीज होती हैं, आर्टिकल ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, कुल मिलाकर यू पे 18,000। फाइनल लेवल में 22,000 रुपए। आईटी और सॉफ्ट स्किल की जो ट्रेनिंग आप करते हैं उसमें 2 मॉड्यूल है ना, एक आईटी और एक सॉफ्ट स्किल, तो एक का 6,500 है, एक का 7,000 रुपए है, तो 13,500 रुपए ये खर्च होंगे आपके। फिर उसके बाद एडवांस आईटी था। एडवांस आईटी और एमसीएस में भी 2 कंपोनेंट थे, एक एडवांस आईटी और एक एमसीएस, उसमें आपके 14,500 खर्च होंगे, 7,500 प्लस 7,000। और ये जो फीस है जो मैंने अब तक आपको सुनाई, एडवांस आईटी तक 14,500 तक, ये तो सब वन टाइम है। ये एग्जाम फीस तो दोस्तों हर अटेम्प्ट में देनी होती है। जिस अटेम्प्ट में आप एग्जाम देंगे, एग्जाम से पहले आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, ये वाली फीस वो है। ये एडमिशन फीस थी, ये एग्जाम फीस है। ये ज्यादा नहीं है, 1,500 रुपए फीस होती है फाउंडेशन लेवल पर, 1,500 रुपए इंटर के लेवल पर। इंटर में असल में 2 टुकड़ों में आप पेपर दे सकते हैं। अभी आपको डिटेल आगे मिलेगी कि इंटर लेवल पर 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो आप 3-3 के 2 टुकड़े बनाकर पेपर दे सकते हैं। टुकड़े खुद नहीं बनाने, बने बनाए हैं, उसको बोलते हैं ग्रुप्स। तो एक ग्रुप की फीस 1,500 है, दोनों ग्रुप में 300 का डिस्काउंट है, 2,700 रुपए है। उसी प्रकार फाइनल में भी वो टुकड़े बने हुए हैं 3-3 के, 2 ग्रुप्स। तुमने नहीं चूज करने टुकड़े, टुकड़े बने हुए हैं पहले से, कॉम्बो बना हुआ है। तो एक ग्रुप का 1,800 रुपए फीस है, दोनों ग्रुप दोगे तो वही 300 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा, 3,300 रुपीज फीस है। ठीक है, ये बात मैंने यहां पर बता दी है। देखो कि टोटल फीस कितनी बनी, ये सारे मैंने जोड़ लिए, लास्ट वाला नहीं जोड़ा मैंने, एग्जाम फीस। तो टोटल पैसे आपके लगे 77,000। इससे सस्ता कोर्स नहीं मिलेगा आपको भारत में। ये मैं इसलिए दावा कर रहा हूं कि 77,000 खर्च करके, अपना समय लगाकर, अपनी मेहनत करके जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे वो लाइफ टाइम तक आपको हर पल कुछ ना कुछ गोल्डन अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे। आपकी जिंदगी संवारने वाला कोर्स अगर ये है तो उसमें इतना कंट्रीब्यूशन तो कुछ भी नहीं है। कई लाख रुपए देकर लोग कई बड़े कोर्सेस करते हैं, लेकिन केवल 77,000 रुपए में आपका बच्चा या बच्ची या आप स्वयं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। ये बहुत बेहतर है, ये सही फैसला है। और ये 77,000 एक साथ तो देने नहीं, मैंने लिख रखा है, देखो पेबल इन स्टेजेस। भाई आपको पहले खाली 9,000 देने, फिर केवल 18,000 देने, फिर 22,000 देने। फिर जब ये करोगे उसमें भी 2 टुकड़े हैं, जब आईटी ट्रेनिंग करोगे तो 6,500 या 7,000 एक-एक करके, फिर 7,500 और 7,000 एक-एक करके। उसके बाद एग्जाम फीस का जब समय आएगा तब तो 77,000 भी पूरे 3 साल 8 महीने के अंतराल में रुक रुक कर देने हैं। अब यार मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। लोग कहते हैं कि साहब पैसे तो चलो ठीक है, टाइम ज्यादा लग जाता है, तो तुम टाइम लगाते ही क्यों हो ज्यादा? तुमने अपने मन में हाइपोथेसिस ही क्यों बना रखी है कि टाइम ज्यादा लगता है? मेहनत करोगे एक बार में क्लियर होगा। हमेशा फेलियर की तरफ अपनी निगाहें रखोगे तो पासिंग की तरफ कैसे देखोगे? ठीक है, सारी पैसे वन टाइम है, एग्जाम फी छोड़ के। एग्जाम फी तो भाई जितने अटेम्प्ट लगाओगे उतनी बार देनी पड़ेगी, ईश्वर करे एक ही अटेम्प्ट लगे आपका। ठीक है, चलो अब है लेवल्स एंड स्टेजेस। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया मोटा मोटा जो लेवल्स हैं वो 3 ही है। एक होता है फाउंडेशन, एक होता है इंटर और एक होता है फाइनल। लेकिन सिर्फ ये 3 एग्जाम ही नहीं पास करने होते, इसके साथ साथ कुछ ट्रेनिंग्स भी आपने अटेंड करनी होती हैं। कंडक्ट करी हुई ट्रेनिंग को आपने लेना होता है। तो यहां पर मैंने दोनों चीजों के बारे में बताया, क्योंकि जब हम बात करते हैं लेवल्स की, जब हम बात करते हैं स्टेजेस की, तो हमें दोनों चीजों के बारे में समझना चाहिए। बेसिक स्टेजेस तो 3 है, देखो, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। लेकिन इन फाउंडेशन, इंटर, फाइनल के बीच बीच में और बहुत कुछ है। आईटी, एडवांस आईटी, सॉफ्ट स्किल, एमसीएस और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और ऑनलाइन मॉड्यूल, ये भी तो बहुत कुछ है इसके बीच में। वो मैंने यहां पर क्या लिखा, इन बिटवीन स्टेजेस।
तो मेजर ये 3 पड़ाव हैं, लेकिन इन 3 पड़ावों के बीच बीच में ये छुटपुट 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 बट बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी आती रहेंगी। तो जो 3 मेजर पड़ाव हैं उसमें क्या है? फाउंडेशन, जिसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं। इंटरमीडिएट, जिसमें मैंने बताया 2 कॉम्बो होते हैं 3-3 पेपर्स के। आप दोनों कॉम्बो को एक साथ भी अपीयर कर सकते हो, रुक रुक कर एक एक करके भी अपीयर कर सकते हो कि भाई मैं तो एक बार में एक ही कॉम्बो का एग्जाम दूंगा, एक ही ग्रुप का एग्जाम दूंगा। ग्रुप 1, ग्रुप 2 दोनों ग्रुप में 3-3 पेपर होते हैं। उसी प्रकार फाइनल है, उसमें भी 2 ग्रुप हैं, दोनों में 3-3 पेपर होते हैं। अब वो आपकी चॉइस है कि आपको लगता है कि मैं दोनों ग्रुप एक साथ दे सकता हूं, भाई मेरा जल्दी एग्जाम निपटेगा, दोनों ग्रुप एक साथ दे लो। आपको लगता है भाई जल्दी के चक्कर में फेल थोड़ी होना, मैं आराम से पढ़ूंगा, मैं तो 3 ही सब्जेक्ट दूंगा, तो ये बढ़िया है। बस ये याद रखिएगा, ये सब्जेक्ट आप नहीं चूज कर सकते कि 3 कौन से होंगे, ये कॉम्बो सेट है, ये भी बताऊंगा मैं अभी आपको। चलो अब यहां पर देखते हैं, ये 3 जो बड़े पड़ाव थे, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, इसके बीच बीच में और छोटे छोटे पड़ाव क्या आते रहते हैं। सर वो छोटे छोटे हैं बट वो बहुत मोटे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ट्रेनिंग, एक तो 2 साल वाली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने करनी होती है, T फॉर ट्रेनिंग है। IT एंड सॉफ्ट स्किल्स है, 1 महीने में हो जाएगी। एडवांस IT एंड MCS है, ये भी 1 महीने में हो जाएगी, राइट। ऑनलाइन मॉड्यूल्स, ऑनलाइन मॉड्यूल्स मतलब मैंने आपको बताया ना, जो मेन एग्जाम आप एग्जाम सेंटर पे देने जाएंगे वो तो देने जाएंगे ही, उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आपको घर बैठे अपनी डिवाइसेस पर पढ़ने हैं, डिजिटल लर्निंग यू नो। और डिजिटल लर्निंग वाले सब्जेक्ट पढ़ने के बाद उनका MCQ वाला एग्जाम भी देना है, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ के छोड़ दिया। बस ये रहम है कि कितनी बार भी अपीयर कर सकते हो, ये रहम है कि अपनी स्पीड से पढ़ो। इसमें तो सेंटर पे जाके 3 घंटे में पेपर देना, इसमें तो कोई चांस है नहीं, लेकिन यहां पर आपके पास चांस है, आप मल्टीपल अटेम्प्ट ले सकते हैं, बार बार पढ़ सकते हैं, बार बार अपीयर कर सकते हैं। 4 सेट्स होते हैं, 4 सेट मतलब 4 मॉड्यूल। A और B तो मैंडेटरी है, A और B मैंडेटरी है, मतलब C और D दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं, सेट A और सेट B में जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वही पढ़ना है। सेट A सेट B में एक एक सब्जेक्ट है, अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। कॉस्ट और लॉ जो 2 सब्जेक्ट है वो फिक्स है, लेकिन C और D के अंदर जो सब्जेक्ट है वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो पसंद आए पढ़ लो। उसमें साइकोलॉजी भी है, फिलोसफी भी है, ठीक है, उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट भी है, उसके अंदर स्टार्टअप भी है, उसके अंदर इंसॉल्वेंसी का लॉ भी है, जो तुम्हें पसंद आए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। तो ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हो गए जो हमें ऑनलाइन पढ़ने हैं। तो ये कुल मिलाकर मेजर स्टेजेस हो गई CA के कोर्स की। 3 बड़े पड़ाव, 3 प्रकार की ट्रेनिंग, 3 क्या बल्कि 2 2 4 1 5 ही है। एक प्रैक्टिकल, एक IT, एक सॉफ्ट स्किल, एक एडवांस IT और एक MCS। 5 प्रकार की ट्रेनिंग और ये 4 सब्जेक्ट जो घर बैठे ऑनलाइन सिस्टम से आपको क्लियर करने। चलो अब बात करते हैं सिलेबस की। यस, सिलेबस क्या क्या सिलेबस है वो देखते हैं। आपका बहुत अगर पढ़ने का मन रहता है, अगर आप स्टूडेंट हैं, मतलब अगर आप पेरेंट हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग एरिया लगेगा। जो आपने अभी देखा कि आप 3 तो मेजर पड़ाव पढ़ते हो जिसमें सेंटर पे जाके आपको एग्जाम देना होता है, नॉर्मल जैसे बच्चे देते हैं। एक आपने सुना कि ऑनलाइन मॉड्यूल होता है, तो मैं सबके सब्जेक्ट लिख कर लाया हूं, सबके सब्जेक्ट में आपको दिखाऊंगा, सबके सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे, सारे के सारे लेवल्स का अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे हम। पहला जो लेवल है फाउंडेशन, उसमें देखो एक अकाउंट्स, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ना मैथ्स, स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग तीनों है। तो ये फाउंडेशन के सब्जेक्ट हो गए। यहां पर इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में देखो 2 ग्रुप्स पता चल गए ना तुम्हें, 3-3 के जो कॉम्बो थे। पहले कॉम्बो में है एडवांस्ड अकाउंट्स, कॉर्पोरेट लॉ। अब मैंने पूरा नहीं लिखा यार, कॉर्पोरेट लॉ मैंने लॉ लिख दिया, बट मैं बोल रहा हूं कॉर्पोरेट लॉ। टैक्स आधा आधा है, 50 नंबर का इनकम टैक्स है, 50 का GST है। जो ग्रुप 2 है उसमें पहला पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हम शॉर्ट में उसको कॉस्ट बोलते हैं, ऑडिटिंग,
और फिर उसके बाद FMSM, FM इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, SM इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो इंटर के 6 सब्जेक्ट तुमने सुन लिए। फाइनल में भी तुम्हें पता है 3-3 के 2 ग्रुप्स होते हैं, कॉम्बो। तो पहला जो अपना कॉम्बो है उसमें सब्जेक्ट है FR। पूरा लिखना क्या क्या फायदा था, मैंने FR लिखा है, इट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। AFM इज एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो तो जब तुम CA करोगे तो पूरा अंदर से सब पता चली जाएगा सब्जेक्ट का और छोर सारा। ऑडिट, राइट। ग्रुप 2 में डायरेक्ट टैक्स, मतलब ये 100 नंबर का पूरा इनकम टैक्स है। IDT पूरा इनडायरेक्ट टैक्स है, GST, कस्टम ड्यूटी। और बिजनेस सॉल्यूशंस करके ये एक बहुत बढ़िया पेपर है दोस्तों। इसमें इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस नाम से सब्जेक्ट है ये। इसके अंदर बहुत सारी केस स्टडीज आपको दी जाएंगी और केस स्टडीज में से आपको कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताने होंगे। पूरी एक राम कहानी किसी कंपनी की दी होगी और आपको बताया जा कि भाई ये 10 क्वेश्चंस हैं, इस कहानी में से सॉल्व करो। तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है, राइट। ऑनलाइन मॉड्यूल्स, ऑनलाइन मॉड्यूल जैसा मैंने आपको बताया कि जो 4 सेट हैं, मतलब 4 सब्जेक्ट हैं जो तुम लोग ने ऑनलाइन पूरे करने हैं, उन 4 में से जो शुरू के 2 हैं A और B वो फिक्स है। जो सब्जेक्ट गिवन है वो ही पढ़ना है ऑनलाइन, लेकिन C और D में चॉइस है। तो देखो A में क्या है, लॉ, राइट, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। B में क्या है, कॉस्ट, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ऐसे करके पूरा सब्जेक्ट का नाम है। C और D में तुम्हारी चॉइस है, राइट। तुम्हें जिधर पसंद हो वो वाला सब्जेक्ट उठा लो। सर चॉइस में क्या क्या ऑप्शंस हैं, मैं बता रहा हूं भाई, रुको। चूज 1 फ्रॉम 10 ऑप्शंस, 10 में से कोई एक चूज करना है, और यहां पर 4 में से कोई एक चूज करना है। तो तुम्हारे पास 2 सब्जेक्ट की चॉइस है। मैं बताता हूं ये चॉइस में क्या है। ये देखिए, पहला वाला तुमने सेक्शन C समझा था। C सब्जेक्ट जो है वो 10 में से एक चूज करना है। रिस्क मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिपोर्टिंग, पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट अकाउंटिंग, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, इंटरनेशनल टैक्सेशन, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, फोरेंसिक अकाउंटिंग, वैल्यूएशन, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स एंड ट्रेजरी मैनेजमेंट। अब इन 10 में से जो तुम्हें पसंद आए वो चूज कर लो। 4 ऑप्शंस, जो चौथा वाला ऑनलाइन मॉड्यूल है, 4 में से एक चूज करना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्ट ऑफ एडवोकेसी, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी देखा, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, और डिजिटल इकोसिस्टम एंड डिजिटल कंट्रोल्स। तो 4 में से कोई एक चूज करना है। ये थे हमारे सब्जेक्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सबसे पहले आपका मन कर रहा होगा पता लगाने का कि फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बार एग्जाम होते हैं, एक साल में एक बार या कई बार। दोस्तों कई बार बहुत मौके देता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। फाउंडेशन जो पहला लेवल था वो साल में 3 बार होता है। अगला इंटर नाम का जो लेवल था, लेवल 2, जिसमें 2 ग्रुप थे 3-3 सब्जेक्ट वाले, वो भी साल में 3 बार होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको जल्दीबाजी नहीं करनी तो आप रुक रुक कर आराम से 3-3 का ग्रुप करके पेपर दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो फाइनल है वो साल में 3 बार नहीं होता, वो साल में 2 ही बार होगा। अच्छा, जो 3 बार है वो साल में कब कब है, एक तो जनवरी में, एक सितंबर में, और एक मई या जून में से किसी महीने में होता है। फाइनल वाला जो 2 बार है वो मई में और नवंबर में, ठीक है। कभी कभी मई वाला जून हो जाता है, नवंबर वाला दिसंबर, कभी कभी। तो आपने देखा जो एग्जाम 3 बार है वो जनवरी, जून और सितंबर है। जो 2 बार है वो मई और नवंबर है, ठीक है। क्लियर, गुड, वेरी नाइस। एग्जाम पैटर्न में ये तो पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी क्या है। अब देखते हैं पैटर्न क्या है। जो एग्जाम पेपर आता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, MCQ, जैसा कि अनेकों कंपेटिटिव एग्जाम्स में होता है। लेकिन दोस्तों CA कंपेटिटिव एग्जाम नहीं है। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको शुरू के 50 रैंक ही चाहिए। आप CA के एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिए बस। तो ध्यान से देखिए आप, जो पैटर्न है वो क्या है, 2 सब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन लेवल पे। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट है ना, 2 पेपर MCQ वाले हैं, 2 पेपर पूरा डिस्क्रिप्टिव है। इंटर और फाइनल लेवल पर हर पेपर 30% ऑब्जेक्टिव है, 70% सब्जेक्टिव है।
लेकिन अदर्स, अदर्स कहां पर है? यही तो थे, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। अरे भाई जब तुम आईटी ट्रेनिंग करने जाओगे वहां भी एक एग्जाम होगा, एडवांस आईटी करने जाओगे वहां भी एक एग्जाम होगा, ऑनलाइन 4 मॉड्यूल पढ़ोगे वहां पर भी एग्जाम होगा। तो जो अदर्स है उसमें क्या पर है, उसमें क्या रूल है? ऑब्जेक्टिव, सारे एमसीक्यू आएंगे। लेकिन इसके अंदर पासिंग परसेंटेज कितनी है, मतलब पासिंग का क्राइटेरिया क्या है, वो मैं आपको पहले से लिखकर नहीं लाना चाहता था, इसलिए मैं आपके सामने लाइव आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें खेल है, वो जरा आराम से समझिएगा। पासिंग का क्राइटेरिया, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे इंटर हो, चाहे फाइनल हो, रूल सेम है। क्या पासिंग का क्राइटेरिया है? इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितने आने चाहिए? मिनिमम 40। 100 नंबर का पेपर है तो 40 आने चाहिए, मिनिमम 40। लेकिन टोटल ऑफ द ग्रुप मिनिमम 50%। यहां पर भी परसेंट लगा दो, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा फाउंडेशन में आपके 4 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट हैं, तो इन सब में 40 मिनिमम आना चाहिए। तो मान लो आपके यहां भी 40 आ गए, यहां 42 आ गए, यहां 40 आ गए, यहां 42 आ गए। सपोज करो बच्चे की मार्कशीट ये है, राइट। अब आप ये जो नंबर आए हैं ये आउट ऑफ 100 आए हैं, ये आउट ऑफ 100 आए, ऐसे समझ लो। मैं बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल लेकर आपको समझा रहा हूं कि फॉर एग्जांपल फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, चारों सब्जेक्ट 100-100 नंबर के होते हैं। अब बच्चे ने जब पेपर देने बैठा, क्लियर कर लिया, सब में 40-40% आने चाहिए, 40-40% आ गए, तो कंडीशन नंबर 1 तो फुलफिल हो गई। लेकिन कंडीशन नंबर 2 क्या है? इस बच्चे के नंबर जोड़ो, कितना टोटल आया? 41 प्लस 42 प्लस 40 प्लस 42, 165 डिवाइडेड बाई 400। ये कितने परसेंट हुआ? 165 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, 41.25 विच इज लेस देन 50%। 50% से कम है तो फिर बच्चा फाउंडेशन एग्जाम में क्या हो गया? पास या फेल? फेल। ये है खेल। सिर्फ अपने अपने सब्जेक्ट में 40 लाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ अपने अपने चारों सब्जेक्ट में 40-40 लाने से कुछ नहीं होगा। टोटल मतलब किसी ना किसी सब्जेक्ट में, सब में या किसी किसी में इतने ज्यादा नंबर आने चाहिए आपके कि टोटल कम से कम 50% हो जाए। 400 में से कम 200 नंबर आपने टोटल में रखने ही रखने। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? गुड। अब फॉर एग्जाम्पल हम इंटर की बात करते हैं, इंटर या फाइनल की, इंटर या फाइनल की। तो इंटर या फाइनल में 3 पेपर होते हैं किसी भी एक ग्रुप में। मान लीजिए 3 सब्जेक्ट हैं, तो तीनों सब्जेक्ट में आपने जो सब नंबर लाए, इस पेपर 1 में आपके 80 आ गए, पेपर 2 में आपके 40 आ गए, पेपर 3 में आपके 40 आ गए। अब जरा इसका टोटल करिए। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, मिनिमम 40%। ये 80 आउट ऑफ 100 है, ये भी आउट ऑफ 100 है और ये भी आउट ऑफ 100 है। अब जरा चेक करते हैं कि कितने परसेंट मार्क्स आए। 80 और 40 120, 120 और 40 160, और टोटल कितने? 300। ये कितने परसेंट हुआ? 160 डिवाइडेड बाई 300 into 100, 53.33, which is more than 50%, more than or equal to 50%। तो बच्चा क्या हो गया? पास। समझे आप कि सब में मिनिमम 40 तो चाहिए, लेकिन किसी में ज्यादा आ जाए। भाई इसमें अकेले 80 आ गए, या इसमें 50 आ जाते, इसमें 60 आ जाते, कुल मिलाकर मतलब
300 में से 150 आपके आने चाहिए, तभी बच्चा पास होगा। ये क्लियर हो गई बात? पक्का समझ आ गया? वेरी नाइस, गुड। एक रूल और बता देता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मार्किंग स्कीम हम क्लासेस में बताते ही हैं बच्चों को। अब मान लीजिए बच्चे ने ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 दोनों दिए। ग्रुप 1 ग्रुप 2 याद है, इंटर में 2 ग्रुप थे 3-3 के, फाइनल में 2 ग्रुप थे 3-3 के, 6 पेपर हो गए। तो P1 P2 P3 P4 P5 P6 6 सब्जेक्ट हो गए। अब बहुत ध्यान से देखना है आपको। पहला ग्रुप में आपके नंबर आए 40 और 69, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। दूसरे ग्रुप में आपके नंबर आए 40 72। इस वाले में 72 कर लेते हैं। अब चेक करते हैं कि बच्चा पास हुआ कि नहीं। देखिए इसका टोटल कितना हुआ। देखिए इंडिविजुअली तो सब में पास है बच्चा, 40 नंबर तो आ गए सबके 100 में से 40% चाहिए, 40 सब में आ गए। अब बच्चा ये सोच रहा है मैं पास हुआ या फेल। देखिए 40 प्लस 40 प्लस 69 149 आउट ऑफ 300, और दूसरा 72 प्लस 40 प्लस 40 152 आउट ऑफ 300। अब जब बच्चा दोनों ग्रुप देता है तो क्योंकि उसने हिम्मत दिखाई, उसने बोला आई एम स्मार्ट, आई एम स्ट्रांग, आई कैन डू एनीथिंग, तो अगर उसने ये कहा कि मैं तो दोनों ग्रुप एक साथ दूंगा, तो सीए इंस्टीट्यूट भी थोड़ा मेहरबान हो जाता है। वो कह रहा है वैसे तो बेटा तेरे 50% नहीं है यहां पर, देखो 150 कहां है, वैसे तो ये वाला ग्रुप फेल नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि तूने दोनों ग्रुप एक साथ दिए हैं तो हम जो चेकिंग करेंगे वो दोनों ग्रुप का टोटल करके करेंगे। 149 प्लस 152 डिवाइडेड बाई 300 प्लस 300। चेक करिए 149 प्लस 152 301 डिवाइडेड बाई 600, ये मोर देन 50% हो गया। ये मोर देन 50% हो गया। 301 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100, 301 डिवाइडेड बाई 600 इंटू 100, 50.16, 50.17%। तो रिजल्ट क्या आया? पास। देखा दोस्तों आपने खेल। अगर तुम दोनों ग्रुप एक साथ देते हो तो मेहरबानी इंस्टीट्यूट की क्या है कि अलग अलग नहीं देखेंगे 50-50%, टोटल देखेंगे। समझ आया बात आपको? गुड, वेरी नाइस। चलो अब उसके बाद एग्जाम के सारे रूल आपको क्लियर हो गए, आगे बढ़ते हैं। कौन सा कॉलेज बढ़िया है? दोस्तों जो बच्चे या जो लोग या जो परिवारजन, जो मित्रगण, जो आपके जानने पड़ोस वाले, कोई भी आपसे पूछे कि कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो, तो कहना जिस कॉलेज से आईएएस होता है ना उसी कॉलेज से सीए कर रहा हूं, जिस कॉलेज से पीसीएस होता है ना उसी कॉलेज से मैं सीए कर रहा हूं। दोस्तों जैसे भारत की सिविल सर्विसेज के लिए कोई कॉलेज नहीं होता है, वो एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, वो एक एग्जाम है जो भारत सरकार कंडक्ट करवा रही है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम की संस्था है, संघ लोक सेवा आयोग, जो वो एग्जाम करवाता है। उसी प्रकार भारत सरकार हैज एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वे बैक देयर इन 49 में एक्ट बना, संस्था तो उससे भी पुरानी है, तो उसके द्वारा ये करवाया जाता है। नो कॉलेज एट ऑल, इट इज अ डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम कंडक्टेड बाय आईसीएआई न्यू दिल्ली। क्लियर हो गई जी बात? पक्का? तो सर फिर हम रेगुलर कॉलेज के साथ इसको कर सकते हैं, और क्या रेगुलर कॉलेज के साथ कर तो सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। आपके सीए में जो 3 मेजर पड़ाव थे, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, वो आप रेगुलर कॉलेज के साथ कर लो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन आपके रेगुलर कॉलेज की
और आपके आर्टिकलशिप की डेट क्लैश नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान देना इस बात पर कि अगर तुम रेगुलर कॉलेज कर रहे हो तो रेगुलर कॉलेज करते समय फाउंडेशन पास कर लो, इंटर पास कर लो, फाइनल का एग्जाम पास कर लो, लेकिन वो जो 2 साल की ट्रेनिंग है, एक तो वो और दूसरा वो जो 4 प्रकार की ट्रेनिंग और थी, आईटी, सॉफ्ट स्किल, एडवांस आईटी, एमसीएस, उसकी जो तारीखें हैं वो तुम्हारे रेगुलर कॉलेज से क्लैश नहीं होनी चाहिए। बंदा एक बार में 2 जगह कहां से पहुंच गया, ठीक है। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि आप करस्पॉन्डेंस से ग्रेजुएशन करिए ताकि आपकी पढ़ाई बैलेंस रहे। मेरा सुझाव तो यही है। चलिए अब अगली बात है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, कि आपको कितने अटेम्प्ट मिलते हैं। कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, कितनी बार भी आप ये पेपर दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ मल्टीपल अटेम्प्ट्स ईच ईयर। हर साल आप देख रहे हैं इंटर के एग्जाम 2 बार, फाइनल के एग्जाम 2 बार, इंटर के 3 बार, फाइनल के 2 बार, फाउंडेशन के हमारे 3 बार। तो बस बार बार एग्जाम हो रहा, बार बार दे दीजिए। चलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो इस वक्त स्क्रीन पर है। ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, आर्टिकलशिप, इसके बारे में भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कहां करते हैं, कैसे करते हैं, पैसे मिलते हैं इसमें कि नहीं। दोस्तों देखो 2 साल की होती है ये कब करनी होती है? इंटर एग्जाम के बाद। इंटरमीडिएट के जो 2 ग्रुप थे ना, 3-3 पेपर के 2 कॉम्बो, जब वो पास हो जाओगे तब करनी है ये, उसके बाद नहीं करनी, उससे पहले नहीं करनी, इंटर के बाद करनी है, आफ्टर इंटर। ये कहां जाके ट्रेनिंग होती है, कहां बैठकर ट्रेनिंग होती है, किसके ऑफिस में जाना होता है? अंडर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। किसी ना किसी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर ही आपको ट्रेनिंग करनी होगी। स्टाइपेंड, आपको सैलरी नहीं स्टाइपेंड मिलता है, वो 2000 से 5000 के बीच में वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द सिटी एंड टाउन। वो ऐसा है सी इंस्टीट्यूट का रूल कि छोटे शहरों में कम पैसे, थोड़े बड़े शहरों में ज्यादा पैसे, बट मैक्सिमम 2000 से 5000 के बीच में स्टाइपेंड होता है। ये बात समझ आ गई? और ये मैंडेटरी ट्रेनिंग है, इसका कोई विकल्प नहीं है। एक ऑप्शन और है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 2 साल की ये ट्रेनिंग तो मैंडेटरी है, आप ये कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आपको डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस हो जाए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का भी एक्सपीरियंस हो जाए। भाई आप एक सीए फर्म में जाओगे तो सीए फर्म का तो सारा काम आ गया, आपको जो भी वहां होते हैं सारे काम आ गए, टैक्स हो गया, लॉ हो गया, फाइनेंस हो गया, सब आ गया। लेकिन आप देखना चाहते हो नेस्ले में कैसे काम होता है, आप देखना चाहते हो आईटीसी में काम कैसे होता है, आप देखना चाहते हो स्टॉक एक्सचेंज में कैसे काम होता है, आप देखना चाहते हो फाइनेंस मिनिस्ट्री में कैसे काम होता है। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके अंडर बैठकर अगर आप काम सीखना चाहो तो वो तुम्हारी चॉइस है। इसी 2 साल में से थोड़ा सा पीरियड वहां जाकर काम सीख लो, कोई बात नहीं। लेकिन जिसके यहां ट्रेनिंग कर रहे हो मैंडेटरी वाली, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। जो 2 साल किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर तुम प्रैक्टिकल काम सीखोगे, उससे परमिशन लेकर थोड़ा सा समय तुम दूसरी ट्रेनिंग में जाकर दे सकते हो। वो जो दूसरी ट्रेनिंग है वो ऑप्शनल है, उसका नाम है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। वो भी सीए के अंडर होगी, लेकिन उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो जॉब कर रहे हैं, इंडस्ट्री में हायर्ड हैं, उन सीएस के अंडर, ठीक है। वो वाली ट्रेनिंग मैंडेटरी है, लेकिन वो जितने भी समय करोगे वो इस 2 साल में कम हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो यहां पर लिखा है ऑप्शनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मिनिमम 9 मंथ्स की। अगर करने जाओगे तो कम से कम 9 महीने वहां पर रहना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम 12 महीने की, क्योंकि वो सीए के अंडर भी तो काम सीखना है। वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया में भी हो सकता है, आउटसाइड इंडिया में भी हो सकता है। अंडर सीए इन इंडस्ट्री, ये भी सीए के अंडर ही होगी, बट इंडस्ट्री में जो सीए हैं उनके अंडर। अच्छा, यहां पर जो पैसे मिलते हैं वो भी याद कर लो। यहां पर स्टाइपेंड ज्यादा मिलता है, 15,000 फ्लैट। ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो 15,000 रुपए, उधर सीए के अंडर में थे तो इसलिए पैसे थोड़े कम थे। अब हमारे पास है करियर ऑप्शंस आफ्टर सीए। दोस्तों देखो, वैसे तो करियर ऑप्शंस के ऊपर भी हमारी अलग वीडियो है, बहुत डिटेल में हमने बताया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के करियर ऑप्शंस लाइफ में क्या क्या है। लेकिन मैं, क्योंकि कंप्लीट वीडियो सीए के ऊपर मैंने ये बनाई, इसलिए मैंने उसको यहां पर भी कवर कर रहा हूं। 3 मेजर एरियाज मैंने लिस्ट करे हैं। पहला, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। आप अपना ऑफिस खोलिए, चाहे इंडिविजुअल में चाहे पार्टनरशिप में, आप अपनी प्रैक्टिस करिए।
दूसरा, जॉब इन इंडस्ट्री। मार्केट रेडी है आप, इंडस्ट्री आपको स्वागत करेगी, आप वहां जाइए, इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट कराता ही है। और तीसरा जो है वो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, देखिए मैंने क्या लिखा है, डाइवर्सिफाइड एरियाज एज पर एक्सपर्टाइज एंड इंटरेस्ट। भाई आपका इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, तो आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हो। आपका इंटरेस्ट है एकेडमिक्स में, तो आप पढ़ा सकते हो, राइट, आप पीएचडी कर सकते हैं, फिर आप पढ़ा सकते हैं। और अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो भारत सरकार के बहुत सारी रेवेन्यू सर्विसेज हैं, अकाउंट सर्विसेज हैं, जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल एरियाज, बट वंस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, right, you're market ready, definitely market ready. You have that much skill and competence that actually can bring success to your doorstep. आप सफल बनने के लिए आप सीए बन गए तो बस आप सफल ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी जानकारी मैं चाहता था कि मैं आप सबको एक बार दे दूं, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई। मैं आपको बता दूं, आई एम सीए राघव गोयल, राइट। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा सिर्फ यही है कि बहुत सारे पेरेंट्स को भी पूरी क्लैरिटी नहीं हो पाती कोर्स के बारे में, तो उनको क्लैरिटी हो गई इस वीडियो से। बच्चों को क्लैरिटी नहीं हो पाती कि उनकी पढ़ाई में क्या पड़ाव आने वाले हैं, उनको क्लैरिटी हो गई। एनीबडी हु वांट टू नो अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आई एम श्योर he or she has got benefited by watching this video. All right, thank you so much. God bless you. Goodbye. Happy CA, happy COC.